हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2 जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने इक्विलिब्रियम का जितना बेसिक था वो सब रिकॉर्ड कर लिया एंड बिल्कुल बेसिक ही था, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। जो किया था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको समझाया था लेक्चर 1 में भी कि वो क्या होता है। हमने उसके ऊपर पूरा डिस्कस किया, बस वो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एज अ क्लिप उसे यहाँ पर दोबारा रिपीट करके लिखा हुआ है। ठीक है, सो बता देती हूँ क्या है। ये उनके कॉफिशेंट्स हैं, ये आपके ए बी रिएक्टेंट हैं और इनके प्रोडक्ट हैं। हम मान लेते हैं ए बी कोई भी प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है के, फिर आपके क्या होता है ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1 के अंदर ये लेक्चर 1 का है, इसके अंदर हमने कवर अप किया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। उसकी पावर जो होती थी वो क्या होती थी, कॉफिशेंट, और हमने इसे ऐसे ही लिखते थे। उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन को इज इक्वल्स टू डाल के कांस्टेंट एंड ये सेम एज इट इज़। ठीक है, आगे हम यही लिखते थे। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आता था, के कांस्टेंट, एंड दिस इज योर रिएक्टेंट साइड। वही चीज़ ये यहाँ पे भी लिखी हुई है। और जो ए बी होता था वो मोलर कंसंट्रेशन होते थे एक्टिव मास के, मीन्स वो आपके यहाँ पर रिएक्टेंट ही लिए जाते थे। ऑलराइट, नाउ इन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, देखो अगर आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन वो इधर से इधर जा रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या जा रहा है आपका, के कांस्टेंट, ये चीज़ जा रही है ना फॉरवर्ड रिएक्शन में। और अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो बैकवर्ड इधर से आएगा, इधर से आने पे ये जा रहा है आपका बैकवर्ड रिएक्शन में, तो आप उसे वैसे लिखोगे। ठीक है, हमने वही यहाँ पे सेम फॉर्मूले से इसे भी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, अब इक्विलिब्रियम के लिए तो दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी फॉरवर्ड किसके इक्वल होना चाहिए, बैकवर्ड के। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड। दोनों को, फॉरवर्ड को भी और हमने बैकवर्ड को भी, दोनों को ही क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, इक्वल रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है उसे हमने ऐसे लिख दिया, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड के लिए आपका ये अगर नीचे आएगा तो ये तो ऊपर ही रहेगा और ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड का मतलब होता है के एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद जस्ट लुक एट दिस। अब इनके जो रेशियो होते हैं वो हम कैसे लेंगे, उनको हम ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब ये क्या है, एम के ऊपर स्मॉल एम, मीन्स उसका कॉफिशिएंट ले रहे हो आपने, उसकी एक कंसंट्रेशन पे लिया। इक्विलिब्रियम लेते हो कंसंट्रेशन पे, दैट्स वाई हम यहाँ पे सभी के आगे सी हमने लगा दिया। ले किस पे लिया, एट एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, नाउ एट इक्विलिब्रियम एज कांस्टेंट ऑफ, at equilibrium as concentration of reactant and product is constant. Therefore, ratio of the concentration of product to the reactant raised to power their coefficient is also constant at a particular temperature called as equilibrium constant. देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, अगर आप कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी आपके पास कंसनट्रेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना चिल्ड्रन, वो क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू देगा। यानी कि ये इसी इस इक्वेशन को हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है, वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इनके कंसंट्रेशंस की, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आपके क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, के इक्विलिब्रियम के इक्वल है। यही हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था ना, ये ऐसे आते हैं। ठीक है, इनकी जो भी कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, equilibrium constant. Ratio of their concentration of product to reactant raised to power their coefficient means कि आपने कंसंट्रेशन ली किसकी, प्रोडक्ट की, टू रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कॉफिशिएंट, उनके कॉफिशिएंट, यानी आपने एम का एम लिया, एन का एन लिया, बी का बी, ए का ए, जो भी था अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन हमारी ये रही।
इनके जो इनके जो कॉफिशेंट्स है, कॉफिशेंट पता है ना, ये जो आगे लिखे हुए हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल m स्मॉल n, तो ये सब कॉफिशेंट्स हैं इनके। इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी सारे क्या हैं, इनके पावर्स भी सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन्हें भी हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। On changing the initial concentration of reaction or product, then equilibrium concentration of reactant as well as product change, but the ratio of their equilibrium concentration means equilibrium constant remains same at a particular temperature। देखो क्या आएगा, आपने अगर इनिशियली उनकी कंसनट्रेशन को चेंज कर दिया, चाहे रिएक्टेंट की कर रहे हो चाहे प्रोडक्ट की कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का चेंज होगा। और चेंज होगा, देखो कांस्टेंट वैल्यू है, उनके रेशियो कांस्टेंट आएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आप हर चीज़ इक्विलिब्रियम के केस में कांस्टेंट लेते हो, ठीक है, और हमेशा लोगे भी किस पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, नेवर इफेक्टेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी कैटलिस्ट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैटलिस्ट के आने से फास्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर भी जो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर आ गया, फ़र्क पड़ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। नाउ थर्ड, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिग्निफाइज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे कैसा हो रहा है, अब कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी, जब आप मान लो आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट की कम कर दिया। इसका मतलब होएगा जो आपका जो रिएक्शन है वो फटाफट कंप्लीट हो रहा है, यानी एक लार्जर एक्सटेंट तक वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्स्ड। अब देखो इस ये जो चीज़ है ना, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है शुरू हो गया, ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और अभी इसी हम रिगार्डिंग में एक दो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। देखो इन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आएगा, अगर आपके पास ए से बी जा रहा है, बी से ए पे जा रहा है, आपने उसका के कांस्टेंट देखा, बी बाय ए हो गया। आप अगर उसे इन्वर्स कर रहे हो, इन्वर्स मीन्स आप उसे उल्टा कर रहे हो, यानी बी को आगे ए को पीछे कर रहे हो, तो ये उल्टा हो जाएगा डायरेक्टली, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में क्या रेशियो बना, इन दोनों का आपस में बना कि जो के डैश है ना वो किसके इक्वल है, 1/k के है, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो n से, आपके पास के ये रहा, आपने के डैश में क्या करना है, के डैश में आपने उसको मल्टीप्लाई करना है n से, यानी उनकी पावर n चढ़ा देनी है। तो के डैश आपका सिंपली किसके इक्वल आ गया, के डैश आपका इक्वल आ जाएगा के की पावर n के, क्योंकि आपने उसे n से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम उसकी पावर से उसे डिवाइड करते हैं, तो के डैश अब किसके इक्वल आएगा, के की पावर 1/n के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, √n के। MCQ में बेसिकली पूछे जाते हैं। अगर हमने रिएक्शन को ऐड किया, अब देखो थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने हेस लॉ बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि ये कैसे करना होता है। देखो अगर आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, या रिटर्न भी हो रहे हो, तो क्या करोगे, ए से बी जाओगे तो आपने K1 ले लिया, K2 और K3 आपने ऐसे करके लिख लिया। अब अगर आपको रिएक्शन को ऐड करना है तो आप ऐड कैसे करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ए से डी में जाना है, लेकिन पहले आपको ए से बी में जाना पड़ेगा, बी से सी में जाना पड़ेगा, फिर सी से डी में जाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो आप ए से डी डायरेक्टली जाओ। तो हेस्लो को याद करो, हेस्लो में भी यही सिखाया था। तो अब क्या करोगे, अब आप इसे जनरली यही करोगे ना, इन सभी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि आपको अगर ए से डी जाना है तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, D/A चाहिए। D/A आपको कब मिलेगा, D/A आपको तभी मिलेगा ना जब आप इन्हें क्या करोगे, सभी को +1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, +1 से करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये तो ये कट जाएंगे, अब ये +1 से आपने इधर कर दिया, ये +1 से, और ये भी +1 है। अब ये हैं तो रिएक्शन की में अपोजिट तरफ, तो ये कट गए, ये ऐसे ये भी कट गए।
आपके पास +1 इधर ये बच गया और ये +1 इसी साइड में ये भी बच गया, तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा ना d/a। अब ये d/a कब आ रहा है, ये आपने देखा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। अब अकॉर्डिंग टू लॉजिक देखोगे तो k1 k2 k3 है, तीनों को जब भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा d/a। बाकी चीज़ें देखो आपकी कट जाएंगी, ठीक है। कैसे कटेंगी देखो, सभी चीज़ों को अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये c/b है, c/b है, साथ में इसी के साथ में हम ले लेते हैं c/b, इसी के साथ में हम ले लेते हैं d/c। इन दोनों को मैंने इधर बस ऊपर लिख दिया। अब ये b से b कट गया, c से c कट गया, तो आपके पास बचेंगे d/a। चलो अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, k' किसके इक्वल आ जाएगा, k1/k2 के। और आपने अगर ऐड कर रहे हो तो ऐड के केस में क्या आ जाएगा, नॉर्मल आप k1 इंटू k2 इंटू k3 कर दो। सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करोगे, k1/k2 कर दोगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, चाहे इसे होमवर्क क्वेश्चन समझो चाहे जो मर्जी समझो, पहले वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन यू मस्ट वॉच इट, ठीक है। पहले करो खुद ही और फिर देखना कि जो मैं अभी समझा रही हूँ कि वैसा ही किया, तभी अच्छे से समझ आएगा। देखो आपके पास 3 रिएक्शंस दे रखी हैं। अब आपने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब हमें तो पता नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या क्या करना है। हमें तो सिर्फ रूल्स बता दिए, ऐड के केस में, सब्ट्रैक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, डिवाइड के केस में, ये सब चीज़ें हुई। सो अब देखो, पहले आपका NH3N2+3H2 में ब्रेक हो रहा है, और आपका NO क्या है, हाफ N2 प्लस हाफ O2 करके ये अभी आपको गिवन है ऑलरेडी। अब आपके पास ये तीनों रिएक्शंस आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है के की, तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। देखो NH4 कहाँ है आपके पास, ये सॉरी NH3, दिस इज़ योर NH3। अब इधर देखो NH3 ये रहे, इसके आगे यहाँ पे 2 भी कॉफिशिएंट था, ठीक है। अब 2 कितने हो गए, 4, ठीक है। आपको कोई ना कोई एक या तो ये बैलेंस करके दे रखी होगी या ये बैलेंस करके दे रखी होगी। अब आपको 4NH3 चाहिए, आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम साइड पे +2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 5O2 है, 5O2 के लिए अब देखो 2 जगह O2 आपको गिवन है, एक तो ये रहा आपका O2, एक ये रहा O2। अब O2 को छोड़ दो, O2 को छोड़ दो क्योंकि O2 अपने आप ऑटोमेटिकली लास्ट में बैलेंस हो सकता है। अब NO पे आ जाओ, अब NO को आपको कितने चाहिए, NO 4 चाहिए, तो आप यहाँ +4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि देखो सेम साइड पे हैं ये दोनों। तो अब H2O कितने हैं, 6 हैं, तो आप H2O अभी अपोजिट साइड पे है तो -6 से इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप हेस लॉ का जो भी लॉजिक लगाओगे सॉल्व करोगे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐड भी हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ऐड के केस में हमने इसे किया था मल्टीप्लाई, क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो यानी k1 की, ये अभी आपका क्या है, ये k1 है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिस हो गया ये थोड़ा। अब इधर ध्यान से देखो, ये है k1, ये है k2, ये है k3। अब k1 और k2 तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड के केस में हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई करते हैं, तो k' किसके इक्वल आएगा, k1 की पावर 2, ठीक है, जो भी उनका कोफिशिएंट है। यहाँ पे इन सभी का कोफिशिएंट क्या था, 1 1 1, ठीक है। अब इसके k1 की पावर क्या आ जाएगी, 2, k2 की पावर क्या आ जाएगी, 4। अब सब्ट्रैक्ट के केस में ये रहा, डिवाइड किया हमने, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमने डिवाइड किया, तो हमने k3 को डिवाइड किया किससे, 6 से। अब ये -6 मत लिख लेना, जो प्लस माइनस होते हैं आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट के केस में लेते हो, ठीक है। और जो बाकी आपको यहाँ कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं जैसे 2 4 6, वो आपके पावर में चढ़ती है, यही तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। ऑलराइट, सो दिस वाज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में क्या होता है,